बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी गुज़श्ता वीडियो जो कि सिक्योर इन एक्स पार्ट 1 वो यकीनन देखी होगी। ये उसी की आगे कंटिन्यूटी है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो पार्ट 1 देख लें ताकि आपको पूरी सूरत हाल समझने में ज़रा आसानी होगी। तो मैं पार्ट 2 में आपसे फर्दर आगे मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैंने जैसा कि पार्ट 1 में बताया कि बदकिस्मती ये कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद अब तक जिसे कहते हैं कि केस ही फारिग हो चुका होता। ये सारे झमेले होते ही ना। उसकी वजह कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आया सिवाय 2 शख्सियात को छोड़ के सिंगल 1 शख्स ऐसा नहीं आया जो कि जिसको लीडरी का शौक है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसको लाखों लोगों का दर्द जो दिलों में समा के आया, जिसको रातों को नींद नहीं आती थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और उनमें एक कैरेक्टर जो है वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, चूंकि मेरी कोई खुदा ना करे उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। उसमें एक एडवोकेट हैं रहीम यार खान से, मुल्तान वाली साइड से शायद अशफाक खाकवानी साहब। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी उनके साथ डिबेट हुई। और उनके साथ उनके वकील साहब भी थे और सुप्रीम कोर्ट के शायद वो कोई वकील थे। और इत्तेफाक से उस मुलाकात में सूबेदार शहदाद खान भी मेरे हमरा थे। मैं उनको साथ ले के गया था महज इसलिए कि एटलीस्ट कोई एक शख्स जो है वो चशमदीद गवाह होना चाहिए। उनके साथ भी सारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने भी सेम वही बात बताई। उन्होंने अपने तमाम रिलेशंस बताए कि मेरे कितने लंबे हाथ हैं, मैं खुद एडवोकेट हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील मैंने हायर किए हैं, आप देखें तो सही मैं करता क्या हूँ। बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये निकला था कि चले सिर्फ 10 लाख रुपए ही दे दें। तो बात वही है कि मेरे पास नहीं थे कि मैं दे सकता। इसलिए जिसने जो डिमांड की और मैं चूंकि वो डिमांडें पूरी करने की पोजीशन में नहीं था तो मैं पीछे हटता गया। मैंने उन लोगों को किसी किस्म का कोई रिस्पांस देना फिर पसंद नहीं किया, चूंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता कि 24 घंटे की एक ही बात, राज साहब पैसे ले दो, राज साहब कहते नहीं है, फिर राज साहब पैसे ले दे, राज साहब फिर कहते जी नहीं है। तो चूंकि उस अरसे में साहब भाई थे भी जेल में। खैर, अब सिलसिला मजीद आगे कैसे बढ़ता है और मैं बरमला इस चीज का इजहार करता हूं कि मैं अपनी बात करूंगा कि मैं ट्रैप हुआ। चूंकि इंसान को अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए, चूंकि अकले कुल कोई भी नहीं है, फरिश्ता कोई भी नहीं है, परफेक्ट सिर्फ रब की जात है। चूंकि कुछ भी हो जिंदगी गुजारने के लिए ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। मीनवाइल जैसा कि आप तमाम अहबाब को इल्म है कि एक वक्त होता था, एक आवाज गूंजा करती थी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर गफ्फार खान साहब की। और एक और शख्सियत है कर्नल महमूद रिजवी साहब, जो कि ग्रुपों में तो एक्टिव नहीं हुए लेकिन बहरहाल वो इनके टीम मेंबर हैं, इनके साथी हैं, इनके दोस्त हैं। और अगर उन्हें इनका सरबराह कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और फिर शाह फैसल भाई होते थे कि जो हर शख्स के कच्चे छठे निकाल के वो ग्रुपों में शेयर कर रहे होते थे। ये शामी का कच्चा चट्टा है, ये आमिर तौसीफ का है, ये सैफुर रहमान का है, ये फलानी डॉक्यूमेंट्स, तो ये फलानी डॉक्यूमेंट्स, ये ऐसे वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं। और शाह फैसल भाई से मेरी फर्स्ट मीटिंग जो है वो अभी बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, तो मेरिट इस्लामाबाद में हुई थी। और उस वक्त मुझे पता चला था कि उनकी साहबजादी जो हैं उनके दिल में सुराख है और वो बड़े सख्त परेशान हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। और वो उस वक्त भी सैफुर रहमान न्याजी के पीछे थे कि मेरी बच्ची के इलाज के लिए मुझे पैसे दें। ये समझ लें कि आज से कोई अप्रॉक्सीमेटली ना करते हुए मेरे ख्याल में कोई 1.5 साल पहले की बात होगी, 2 साल पहले की बात होगी। एनी हाउ,
ये उन दिनों की बात है, अभी सैफ भाई की बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, तो वो मेरी पहली मुलाकात थी। अब चूंकि जो मैंने महसूस किया कि सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन अगर कोई आवाज उठ रही थी सैफुर रहमान खान नियाजी के अगेंस्ट, तो वो थे गफ्फार खान, और उनके हमरा होते थे शाह फैसल। और शाह फैसल ने मुझे बड़ी दफ़ा कहा मिलने के वाले से, तो पहले मैं रिलेक्टेंट था, फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है, मिल लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। किस्सा मुख्तसर ये, मेरी इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी गुफ्तगू की, मैंने अपनी गुफ्तगू की, वो सारी चीज़ें साहब उन्होंने, शाह फैसल भाई ने भी अपनी वीडियो में बताई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, बाकी चैनल्स पे भी शायद वो मौजूद होगी, उसको आप सुन सकते हैं, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उस मीटिंग में हमारी क्या गुफ्तगू शनीद हुई। और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चूंकि मेरी गाड़ी में ही हम लोग घूम रहे थे, तो इत्तेफाक से हम गोलड़ा वाली साइड पे निकल गए, तो सुबह का टाइम था, तो वैसे ही मेरा दिल चाहा कि अगर इधर आया हूं तो हाजिरी देते हुए जाते। तो मैंने उन्हें कहा आए ज़रा इधर चलते हैं, तो हम उधर ही बैठ गए। तो वो मस्जिद का अहाता था, वहां पे बैठ के हमारी गुफ्तगू हुई। तो तय ये हुआ था कि आज के बाद, जैसे कि सैफ भाई से इत्तेफाक ये समझ लें कि इत्तेफाक भाई के साथ मस्जिद, वो सॉरी सैफ भाई के साथ मस्जिद में बैठ के कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मेरे और शाह फैसल भाई के दरमियान जो बात हुई थी वो मस्जिद में बैठ के हुई थी कि हम भाई हैं, वो मेरे बच्चों की जगह पे है, उन्होंने कहा जी आप मेरे वालिद की जगह पे हैं, हमारी इज्जतें साझी हैं, समझ आ गई है, इंशाल्लाह अब मिल के काम करेंगे, और सैफ भाई की जमानत में किसी भी जगह पे कोई रुकावट नहीं आने देंगे, लोगों को हैंडल करेंगे, पॉजिटिवली हैंडल करेंगे। लेकिन इस चीज की इंश्योरेंस आप दें कि जब पैसे मिलना शुरू होंगे तो आपने हमारे पैसे, यानी कि मेरे और मेरे साथ ये जो अहबाब हैं, इनके पैसे आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर देने हैं। तो मैंने कहा था जी इंशाल्लाह ये मेरा आपके साथ वादा है, जिस वक्त पैसे मिलना शुरू होंगे तो यू विल बी इन टॉप प्रायोरिटी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये उनको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और भी बहुत सारे अहबाब को पता है। खैर, उसके बाद हुआ ये कि हमारा सिलसिला चलना शुरू हो गया। इंतहाई माजरत के साथ, मुझे दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि मुझे उस वक्त ये खबरें मिलती थीं कि शाह फैसल भाई उधर से, सपोज कि मेरी उनके साथ बात हुई, चूंकि अल्लाह के घर में बैठ के जब एक बात हो रही तो मैंने तो उनके सामने ग्राउंड रियलिटी रखनी है ना, झूठ तो नहीं मैं बोल सकता था। तो मैं उनके सामने जो सूरत हाल होती थी वो मैं एक्सप्लेन कर देता था कि ये सूरत हाल ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो वो बात मैं उनके साथ करता था इस बुनियाद पे कि चूंकि अल्लाह के घर में बैठ के एक वादा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्फिडेंशियल रखने वाली चीजें हैं ये कॉन्फिडेंशियल रहेंगी। लेकिन वो होता ये था कि जो मैं उनके साथ गुफ्तगू करता था वो मेरी कॉल भी रिकॉर्ड हो रही होती थी, और वॉइस नोट्स तो आपको पता है कि फिर वॉइस नोट्स ही होते थे। मेरी आवाजें एंटी ग्रुप के पास, ये राजा साहब कह रहे हैं मैं राजा साहब के अंदर घुस के आपको अंदर की सारी खबरें दूंगा। उन्होंने वो घर भी पूरा रखा, जो गुफ्तगू उधर होती थी वो मुझे भी नहायत ईमानदारी के साथ वो कम्युनिकेट कर देते थे कि राजा साहब अब उन्होंने ये प्लान कर लिया है। उसी में ही एक बच्चा है इजाज फ्रॉम इस्लामाबाद, उसके मैसेजेस या उसकी रिकॉर्डिंग वो मुझे भेजा करते थे कि ये सुन लें आप, इसके लिए ये कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन ये क्या कह रहा है। मैंने अगर कोई बात की वो उसको कम्युनिकेट की। किस्सा मुख्तसर ये कि शाह फैसल भाई ने हर ग्रुप में वो गए, हर बंदे के साथ उन्होंने पर्सनल में राब्ता करने की कोशिश की। मेरी बदनसीबी कह लें कि मैंने चूंकि अल्लाह के घर में बैठ के एक वादा किया था, मैं जो जेन्युइन सूरत हाल होती थी वो मैं उसके सामने रख देता था कि यार दिस इज द सिनेरियो। वो इधर की चीजें उधर जा रही होती थी। अच्छा, मजे की बात यह कि दूसरी साइड की भी सारी गेम प्लान जो वहां होता था, जो डिस्कशन होती थी, वो मुझ तक आ जाती थी। तो ज्यादा मामलात इस वजह से भी खराब हुए कि उन्होंने हर घर को सेटिस्फाई रखा और कि चले कोई ना कोई तो विनर होगा ना कहीं से तो कुछ होगा। अब
मामलात आगे किस तरीके से बढ़े कि जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि इन बिटवीन, चूंकि जब जावेद भाई ने कमिटमेंट की और सैफ भाई की वो कमिटमेंट थी कि चूंकि जावेद भाई ने एक ओपन बात की, उन्होंने कहा जी मेरे भाई का ये मसला है, मुझे गाड़ी चाहिए और मुझे 15 लाख रुपए चाहिए हैं और 15 लाख रुपए आप मुझे दे दें और बाकी 8 लाख रुपए आप सिक्योर इनेक्स में इन्वेस्ट कर दें, मुझे किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मीनवाइल मैं 10 लाख रुपए अरेंज कर चुका हूं, मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, तो वो मेरे पास थे। अब हुआ क्या था कि जब कमेटी की जिस दिन मीटिंग थी मेरिट इस्लामाबाद में, उस दिन मैंने मुलाकात करवाई थी कर्नल रिजवी साहब की और शाह फैसल भाई की, और जिस वक्त इनकी आपस में डिस्कशन हुई थी तो मैं इनके बीच में नहीं बैठा हुआ था। जब ये खड़े हो गए तो उस वक्त मैं एंटर हुआ, मैं कहीं शायद और इंगेज था, तो मेरे सामने सिर्फ इतनी बात हुई कि 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, फलां डेट तक दे दिए जाएंगे। वो शायद पता नहीं कि जी 20 तारीख तक देंगे ये कब, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि इसमें कोई 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो जरा सब्र कर लीजिएगा। तो तय इनका ये हुआ था कि शाह फैसल भाई की साहबजादी के ऑपरेशन के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत है, वो दिए जाएंगे तो वो अपनी साहबजादी का ऑपरेशन करवाएंगे। वीडियो ये भी मैं देख रहा हूं कि ये 11 मिनट से ऊपर की होगी है, मेरे ख्याल में मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूं और मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूं इससे अगले पार्ट 3 में, उसको देखना मत भूलिएगा।